बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सेलर इनिशियल टेस्ट के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के साथ पिछले पूरे वीक में यानी कि 8 जुलाई को, 9 जुलाई को, 10 जुलाई को और 11 जुलाई को पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी शेयर करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द पॉइंट 4-3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। याद रखिएगा आपके पास जो टोटल क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, और इनमें आपने कॉन्सेप्ट से समझना है। आपके पास ये वैल्यू कोई भी आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये वाली साइड होती है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाली क्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्लियर हो गया। अब ये सेंटर की इस साइड पे जितनी भी वैल्यू देंगे, यानी कि ये 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, 1 2 3 4 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो गया। ये नेगेटिव वाई एक्सिस क्लियर हो गया। अब आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि जो पहली वैल्यू होती है वो वाई की होती है, यानी कि सॉरी पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। क्लियर हो गई। जब भी आपको इस तरह की वैल्यू नजर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 - 3 आपको दे दिया, तो आपने ये याद रखना है कि पहली वैल्यू जो है वो एक्स की है और दूसरी वैल्यू क्या है, वाई की है। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले ज़हन में रख लेने। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया, देखो 4 एक्स की 4 वैल्यू कहाँ पे मौजूद है, ये रही 4 मौजूद है। क्लियर हो गया। और y की क्या है, -3, यानी कि y के नेगेटिव एक्सिस ये नीचे की तरफ है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये -3। एक लाइन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, तो ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल गया, 4 - 3 का पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारा आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहीं पे अगर ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल -4 प्लस का 3 होता, ठीक है। अब -4 है यानी कि x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 ये रही, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और y की वैल्यू +3 ये रही, +3। इधर से लाइन आएगी और इधर से आएगी, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया 2nd क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई अगर ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव हों, अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो फिर हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये वाला 1st क्वाड्रेंट होगा। क्लियर हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल एक 2 आ जाए और एक 3 आ जाए, देखो ये रहा 2 एक्स एक्सिस पे 2 रहा है और ये रहा 3, इन दोनों का पॉइंट देखो कहाँ पे बन गया, 1st क्वाड्रेंट पे। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये 3rd क्वाड्रेंट होगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको मजीद इधर क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट 1st होता है, कौन सा 2nd होता है, कौन सा 3rd होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये 1st क्वाड्रेंट है, ये 2nd होता है और ये नीचे वाला 3rd है और ये वाला हमेशा क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देख ली, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि अगर दोनों वैल्यू एक्स और वाई पॉजिटिव है तो बताएं कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो ये देख लें हमने, आपने ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करने की बजाय जिस तरह भी मैंने करके दिखाया था उस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो 1st क्वाड्रेंट है, और अगर दोनों नेगेटिव होंगी तो क्या होगा, 3rd क्वाड्रेंट होगा। और अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है तो 4th क्वाड्रेंट है, और अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, 2nd क्वाड्रेंट होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी अगर आप याद करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो एक MCQs आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, एक नंबर आपका कंफर्म हो चुका है 40 में से, ठीक है। यहाँ तक याद रखना कि एक नंबर आपका इतना इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के पेपर में लाजमी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल मार्शल लॉ लगे अभी तक वो 4 हैं, ठीक है, जिसमें से जो पहला मार्शल लॉ है वो लगा था 7 अक्टूबर 1958 को। एग्जैक्ट डेट्स भी आपने याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। 1st मार्शल लॉ, 2nd मार्शल लॉ की डेट आपने याद रखनी है 25 मार्च। ये सारे मार्शल लॉ आपने याद रखने हैं 1969 को, और इनको लगाने वाले कौन है, जनरल याह्या खान साहब। 2nd मार्शल लॉ किसने लगाया, जनरल याह्या खान साहब ने लगाया। ये जिसने लगाया है उसका नाम भी आपने याद रखना है। 3rd मार्शल लॉ की बात की जाए तो ये है 5 जुलाई। कब है ये, 5 जुलाई 1977 को, और ये लगाने वाले कौन है, जनरल ज़िया उल हक साहब।
क्लियर हो गया। और चौथा मार्शल लॉ वो भी अक्टूबर में लगा था, एग्जैक्ट डेट जो है 12 अक्टूबर 1999 को, और ये लगाने वाले कौन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। तो टोटल आपके जो मार्शल लॉ अभी तक पाकिस्तान में लगाए जा चुके हैं वो 4 मार्शल लॉ हैं। चारों मार्शल लॉ की मैंने आपको डेट भी बता दी है और किसने लगाया ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपने यहाँ तक ईजीली इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इफ़ मैस रिमेन कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज डेंसिटी विल बी। देखो फार्मूला यहाँ से कोई ना कोई बनता है तो आपने फार्मूला लगाना है। देखो डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू मैस ओवर में वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेफिनेशन भी आपसे पेपर में पूछी गई है बार बार, ठीक है। तो ये एक MCQ यहाँ पे आपका हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा कि मैस रिमेन कांस्टेंट, मैस तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब कौन कौन सी चीज़ है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो वॉल्यूम और डेंसिटी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर जो है वो कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इन्वर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे डेंसिटी का आपसे यूनिट भी पूछा गया है, तो इसके फार्मूले से इसका यूनिट निकालेंगे। देखो मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ऐसे ही है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसका यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट है। क्लियर हो गया। इसका यूनिट भी याद करना है, इसका फार्मूला भी, इसकी डेफिनेशन भी, और इसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये भी कह दे कि अगर मैस जो है यहाँ पे, यहाँ तो उसने कहा मैस जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, अगर वो कहता है कि मैस इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाता हूँ, अगर वो आपको यहाँ पे इसके डबल भी कह दे, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि अगर मैस जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो मैं दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैस 2 गुना इंक्रीज होगा तो ये भी 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में। अगर वो 2 गुना कम हो जाएगी तो ये भी 2 टाइम्स कम हो जाएगी। लेकिन ये नीचे चाहिए जो इन्वर्स रिलेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कहा होता कि वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, फिर डेंसिटी हाफ हो जाती, क्या हो जाती है, वो हाफ हो जाती। जितना वो इंक्रीज होगा उतना वो डिक्रीज होगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भी मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच हैज़ मैक्सिमम इनर्शिया। कल के क्वेश्चन में मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ बताई थी और आज के पेपरों में ये चीज़ आई है, ठीक है। ये 11 जुलाई को जो है हफ्ते वाले दिन जो है ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन कि विच हैज़ मैक्सिमम इनर्शिया, सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा। तो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, इनर्शिया डिपेंड करता है आपका मैस के ऊपर। तो जिस बॉडी का जितना मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ट्रक का जो मैस है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो इनर्शिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे वो आपसे कहेगा विच हैज़ मिनिमम इनर्शिया, किसका जो इनर्शिया है वो मिनिमम होगा, तो वो साफ ज़रा हमारे पास यहाँ पे जो आंसर होता है वो क्या होता है, बाइसाइकिल होता है, अगर मिनिमम पूछता तो। इसके अलावा जो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन को जो फर्स्ट लॉ जो है उसको जो है ना मूवमेंट ऑफ, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनर्शिया से रिलेटेड ये कहा जाता है कि इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि भाई मैं जिस चीज़ में हूँ, मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो मुझे मूव करने दो, मैं अगर रेस्ट में हूँ तो मुझे रेस्ट में रहने दो, मैं जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में मुझे रहने दो, ठीक है। ये इसकी जो है ना इसकी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट भी आपसे पेपर में डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते लग रहा है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली इसी तरह के आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पे आपने कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पे आपको 100% गारंटेड एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स आपको आपके सेंटर के हिसाब से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं एज पर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ 1 डजन एग्स कॉस्ट 100 रुपीज़, अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़ है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 60 एग्स। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अंडे की प्राइस फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, ठीक है, क्योंकि 12 अंडों की जो प्राइस है वो 100 है, 12 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 8 द 96,
पॉइंट फिर आ जाएगा 8.33 आ जाएगा। एक अंडे की प्राइस कितनी आ गई 8.33। अब इसको आपने अब 60 अंडों की कीमत चाहिए तो आपने इसको क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक 500 आ जाएगा। करके देख लेना आपने ऑप्शन यहाँ पे सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। देखो जैसे उसने कहा कि 60 अंडों की कीमत कितनी है तो 500 रुपये। यहाँ से वो आपसे कहता है कि बताओ मुझे 300 अंडे कितने रुपए में आएंगे। 300 अंडे, तो आपने क्या करना है पहले वही चीज़ करनी है। एक अंडे की कीमत निकाली 8.33। अब आपने क्या करना है आपने 300 को 8.33 पे डिवाइड कर देना है और हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कितना आंसर आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। 36 अंडे आएंगे। कितने अंडे आएंगे 36। क्लियर हो गया? तो इस तरह जो है ना आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर जो है ना वो आपसे कहता है कि इतने अंडों की कीमत 50 अंडों की कीमत कहता है तो 50 को हम 8.33 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन जब वो कहता है कि इतने पैसों में कितने अंडे आएंगे तो उन पैसों को आपने क्या कर देना उस पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ इनपुट 100 जूल आउटपुट 30 जूल, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। आउटपुट कितनी है यहाँ पे 30 और इनपुट कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। सिंपल यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया 30% जो है ये हमारी क्या होगी एफिशिएंसी होगी। क्लियर हो गया? फार्मूला याद रखना है इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको इस फार्मूले से सिंपल सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है अ व्हीकल कवर्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में अगर एक व्हीकल जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है और 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 90 रुपीज़ में आ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 450। ठीक है, देखो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए वो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि 90 रुपीज़ में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। ठीक है, और 450 रुपये में हाँ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 450 को आप डिवाइड कर दो 90 पे। क्या कर दो 90 पे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 था 9 9 5 था, तो 5 लीटर पेट्रोल वो यूज़ करेगा। कितने लीटर पेट्रोल यूज़ करेगा 5 लीटर पेट्रोल उसने यूज़ किया। ठीक है, अब 1 लीटर पेट्रोल जो है वो कितने में आ रहा है 15। 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहे हैं ना, तो 5 लीटर में कितना करेगा, तो 5 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा सिंपल हमारे पास 75 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं ये सिंपल था कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पीछे करें, दोबारा से देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत इजीली आपको ये माइंड में फिक्स हो जाएगा। क्लियर? द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, देखो एक है लॉन्गेस्ट एक है लार्जेस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट की। सबसे जो लंबा रिवर है पूरी दुनिया का वो है दरियाए नील, जिसकी लेंथ जो है वो आपने याद रखनी है 6650 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। ठीक है, दूसरा बड़ा रिवर जो है पूरी दुनिया का वो अमेज़न रिवर है, जिसकी लेंथ जो है 6300 किलोमीटर है। और तीसरा बड़ा जो रिवर है वो है यंग्स रिवर, जिसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर। ये 3 एटलीस्ट आपने याद रखने। और चौथा जो है वो मिसिसिपी रिवर है, दुनिया का चौथा बड़ा रिवर लेंथ के लिहाज से जो है वो मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और ये तीसरे पे है, और ये चौथे पे है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं मज़ीद आपको बता दूँ कि अगर आपसे वर्ड यूज़ किया जाए लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर है वो अमेज़न रिवर है। फिर पहले नंबर पर जो हमारा नाम आएगा वो क्या आएगा, अमेज़न रिवर जो होगा ये दुनिया का सबसे पहला होगा, और नाइल रिवर जो होगा वो फिर क्या होगा दूसरा होगा। लार्जेस्ट की बात आ जाए, ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट की बात आ जाए तो फिर जैसे मैंने पहले बताया था फिर उसी हिसाब से आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि कितने साल बाद खेला जाता है, तो हर 4 साल बाद जो है ना फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है। ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपसे ये पूछा जाता है कि बताएं जी फीफा वर्ल्ड कप जो है ना 4 साल बाद तो खेला जाता है। अभी वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में ये कहाँ पे खेला जा रहा है, ये कहाँ पे खेला जा रहा है, तो ये खेला जा रहा है जी 3 कंट्री के अंदर, USA, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, इन 3 कंट्री के अंदर ये खेला जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे खेला गया था, ये कतर में खेला गया था। ठीक है, और इसी तरह इससे पहले जो है ना 2018 वाला, अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखो 2010 से लेके मतलब 2010, 2014, 2018 और फिर 2022, ये 4 आपको पता होने चाहिए। 2010 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, SGFA। ठीक है, ऐसे हमारे पास है जी स्पेन, 2010 वाला स्पेन ने जीता था, फिर जर्मनी ने जीता, और फिर 2018 वाला FC फ्रांस ने जीता। ठीक है,
फिर 2022 वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी तरह जैसे अभी 2026 वाला जो है ये यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में हो रहा है, 2022 वाला कतर में हुआ था, 2018 वाला रशिया में हुआ था। तो ये एटलीस्ट आपको इतने याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और एक दोबारा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको 100% गारंटेड बेहतरीन एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स आपको आपके सेंटर के हिसाब से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो भी व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आपने इस पर कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पे। और हमारी वेबसाइट पे एज पर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर जो है आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो टेस्ट देनी है। नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? नांगा पर्वत देखो, अभी मैंने आपको कल के लेक्चर में जो है, या पता नहीं पहला पार्ट जो मैंने आपको समझाया था, वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताई है कि ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि नांगा पर्वत जो है ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। तो ये मौजूद है आपका जी हिमालय माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। और इसकी जो हाइट है नांगा पर्वत की, ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदू कश की जो है ना सबसे जो बुलंद तरीन चोटी है उसका नाम क्या है? तिरिचमीर। मैं सब चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 7708 मीटर इसकी हाइट है। कराक्रम की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है K2 और इसकी हाइट 8611 मीटर। और हिमालय जो है पाकिस्तान के अंदर इसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी जो यही है नांगा पर्वत है। और पूरी इसकी जो हाइट, चलो मैं पहले बता देता हूँ, 8126 मीटर। और पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल हिमालय माउंटेन रेंज के अंदर जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी बुलंद तरीन चोटी 8850 मीटर है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। इफ़ एक्सेलरेशन इज जीरो विच क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होगी? इट्स मीन जो है ना वो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज जो है वो होता है एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो इट्स मीन एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसके अंदर चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर हमारा एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो नेगेटिव भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये दोनों भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इन दोनों को आपने याद करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? कौन सा लॉ है? देखो करंट क्या है? आई, और पोटेंशियल डिफरेंस V = IR, ठीक है। कौन सा है? V = IR। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओहम्स लॉ। इसका नाम क्या है? ओहम्स लॉ का जो फार्मूला है वो क्या होता है हमारे पास? V = IR, ठीक है। अब इस लॉ को, इस रिलेशन को आपने समझना है। इसमें देखो ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। इन सब के यूनिट आपको पता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ये करंट है तो इसलिए इसका एम्पेयर है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों देखो आपस में क्या है? ये सारे, अब यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है, सॉरी वोल्टेज जो है ये क्या है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो आपसे ये कह दे कि अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो बताएं रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस क्या होगी? देखो फिर क्या होगा? V = IR। इसका मतलब देखो I और R का आपसे रिलेशन पूछ रहा है तो इन दोनों को एक साथ नहीं, इन दोनों में से एक चीज़ को दूसरी साइड पे ले जाना पड़ेगा, जिसको मर्जी ले जाए। R को लेके आ जाते हैं हम, ठीक है, उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो रहा है। अब अगर देखो वो क्या कहता था, अगर करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो बताएं रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। इन्वर्स रिलेशन बन गया ना, जब दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो ये इन्वर्स रिलेशन में होगा। जब ये आपको मैंने समझा दिया पहले, ठीक है, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आपने इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन ये है जी, कहता है आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। आदिल की जो एज है वो क्या 5 है, और उसकी सिस्टर जो है वो 3 टाइम्स हिज एज है। यानी कि अगर उसकी 5 है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल विल बी 15 ईयर्स ओल्ड? देखो अब आदिल की एज पहले थी 5 साल, तो उसकी सिस्टर के वो कितना हो गया? 15 साल का हो गया, 10 साल बढ़ गया, इसमें भी 10 आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 25 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? बाद स्टूडेंट इसमें बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजिंग करते हैं ना, ठीक है। ये आपसे जो है ना प्रैंक करने के लिए क्वेश्चन भी पूछते हैं ना अक्सर लोग जो है ना, ठीक है। अगर आपकी इतनी एज है, बहरहाल आपको ये समझ आ गया ना, ठीक है। अगर उसकी 10 साल एज बढ़ चुकी है तो इसमें भी 10 आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी उसकी बहन, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। स्पीड जो होती है साउंड की वो हमेशा किसके अंदर मैक्सिमम होती है? सॉलिड के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेटल। अगर ये सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होगा ना, चीज़ों के नाम दिए होंगे तो उसमें एक ऑप्शन होगा मेटल, फिर आपने मेटल को टिक करना है। देख लेना आपने, जो सॉलिड होगा सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की, वो जितनी चीज़ ज़्यादा सॉलिड होगी उतनी उसकी स्पीड जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ डबल, ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। उसने क्या कहा है, देखो दो चार्जेस, देखो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ डबल, ठीक है। जहाँ पे ये जो R है ना, ये क्या है, डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान में। देखो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है क्या, Q2। ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हम कूलम लॉ। क्या बोलते हैं, मैं पहले नाम भी बता देता हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं, कूलम लॉ। कूलम लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, Q1 पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, और R जो है ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस है। यानी कि अगर ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R है, और यहाँ पे फार्मूले में R का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो वो कहते हैं कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ डबल, अगर इसका डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया जाए, यानी कि अगर इसका डिस्टेंस पहले 2 था, अब हम क्या करते हैं 4 कर दें। देखो 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर डबल करने से सीधा 4 गुना क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये 4 गुना इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये वाला जो फोर्स है ये इसका इन्वर्स रिलेशन में है कि अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये 2 गुना इंक्रीज़ होगी तो ये 2 गुना डिक्रीज़ होगी। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, वो 4 गुना इंक्रीज़ होगी, यानी 4 से सीधी 16 पहुँच गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे एक फार्मूला भी आपको आना चाहिए था और कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चीज़ आएगी तो ही आप इसको कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आर्ट्स वाले इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं जी। अदनान वॉक्स 10 मीटर, ये आर्ट्स वाले भी करेंगे इसको। अदनान वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। देखो अदनान वॉक्स, देखो ये वाली साइड जो है ये नॉर्थ है, नीचे वाली साइड साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वाली आपकी क्या है, वेस्ट है। कहते हैं अदनान वॉक्स टू 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देखो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और देन मूव टुवर्ड साउथ, देखो अचानक साउथ में आ गया, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक एंड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो साउथ की तरफ जा रहा था, उसकी बैक कौन सी है, बिल्कुल नॉर्थ में, दोबारा नॉर्थ में चला गया। अब वो नॉर्थ में बैक मूव करके फिर क्या कर रहा है, मूव लेफ्ट। अब जब नॉर्थ में जा रहा है तो इसका लेफ्ट कौन सा, ये वाला लेफ्ट है इसका, ठीक है। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है, उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन वेस्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई। दोबारा देखें ज़रा इस क्वेश्चन को, समझें। देखो उसने क्या कहा है, ये समझ आ गई होगी, आप दोबारा से वीडियो देख लें, ठीक है। जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा से बैक करे और अच्छे से समझ ले, ठीक है। सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल जो है ये आपसे बार बार पूछा जाता है भाई। AU जो है इसका सिंबल है, बाद स्टूडेंट ये वाला टिक करते हैं, ऑप्शन डी जो कि गलत है। AU इसका सिंबल है। फाइंड दी ऑड वन आउट, ऑड वन आउट ये वाले बहुत सिंपल है, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अ बस इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अ ट्रेन इज़ मूविंग विद ट्वाइस, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, वो 120 है, ठीक है। लिख लेना साथ साथ, आपने अपने माइंड में लिख लेना, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 30 मिनट। देखो 120 किलोमीटर कर रही है 1 घंटे में, तो 30 मिनट में कितना करेगी, 60 किलोमीटर करेगी, आधा हो जाएगा ना। कोई मुश्किल थी इसमें, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पे इससे जो है ना मुख्तलिफ थोड़ा सा आपसे किस तरह पूछा जाता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि 30 मिनट उसने कहा है ना, या वो आपसे कहता है कि बताएं जी, बताएं मुझे कि 240 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करेगी, ठीक है, कितनी देर में, यानी कि टाइम पूछता है वो आपसे। तो देखो 120 किलोमीटर कर रही है 1 घंटे में, 1 मिनट में कितना कर रही है, 2 किलोमीटर। अब आपने क्या करना है, 240 को 2 पे डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 मिनट यानी कि 2 आवर जो है वो लेगी कितना डिस्टेंस कवर करने में, 240 किलोमीटर। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, उसका जो है ना एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं है, एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। एटॉमिक नंबर होता है सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद, और एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर जो होता है सिर्फ प्रोटॉन की तादाद होती है, ठीक है। और एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। क्लियर हो गया।
और ये पहले 15 जो आपके एलिमेंट्स हैं इनकी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बल्कि आप 5 और ऐड कर लें, यानी कि पहले 20 आपके जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर याद कर लें। एटॉमिक मैथ चलो फिर भी इतना ज़रूरी नहीं है। एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो आपको वैलेंसी याद हो जाएगी। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है ना, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में ये मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जो 11 जुलाई का हमारा एक्सपीरियंस है उसको देख लें आप, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको पिछले जितने भी हमारे लेक्चर हैं वो सब में आपको बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को समझाया। तो आप हमारे पिछले पुराने लेक्चर लाजमी वॉच करें। दुआ में याद रखिएगा। नीचे आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। मज़ीद आपको कल संडे वाले दिन भी आपको 2-3 लेक्चर मज़ीद इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना डेली के लेक्चर डेली वॉच करने हैं, ठीक है। हर रोज़ आप जो है ना जितने भी लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं इनको देख लेंगे तो 90 to 95% आपके मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे यहाँ से, इन्हीं लेक्चर से। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको 100% गारंटेड एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम हमारी वेबसाइट पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आपने सिंपल सी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने पहले नंबर सेव करना है और उसके बाद जो है ना आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। आप नंबर सेव नहीं करते तो हमारी व्हाट्सएप बैन हो जाती है। ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं जब सैकड़ों की तादाद में, तो फिर क्या होता है जी ना, व्हाट्सएप बैन हो जाती है। नंबर सेव करेंगे तो व्हाट्सएप बैन नहीं होगी, व्हाट्सएप बैन होगी तो आपका नुकसान है, आपको लेट रिप्लाई मिलेगा। दो में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।